राजा सुलोचना अपना हर फैसला प्रजा की भलाई के लिए लेता था। राजा की पत्नी, जिसका नाम चंपावती था, वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी। राजमहलों में रहते हुए भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं था। राजा और रानी की एक बेटी थी, जिसकी उम्र अभी 5 वर्ष की थी। राजकुमारी का नाम था रूपाली। रूपाली बचपन से ही बहुत सुंदर थी। इस तरह से राजा का भरा पूरा परिवार था, लेकिन अभी तक उसके राज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म नहीं लिया था। मतलब यह कि राजा का कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण रानी अक्सर ही परेशान रहती थी। एक बार की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय नगर के 2 साहूकार वहां पर आए। साहूकार बोले, महाराज, आपकी जय हो। महाराज, हमारा न्याय कीजिए, हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। राजा ने कहा, आप दोनों पहले शांत हो जाइए। आप दोनों के इस तरह से परेशान होने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आप दोनों मुझे पूरी बात विस्तार से बताएं, तभी तो मैं दोषियों को सजा दे पाऊंगा। उनमें से पहला सेठ कहने लगा, महाराज, कल जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी मेरी दुकान पर आया। वह मुझसे सभी तरह के हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहने लगा। उस आदमी का पहनावा एक अमीर आदमी के जैसा था। मुझे लगा कि शायद वह कोई व्यापारी होगा। यह सोचकर मैंने उसे सोने के बने हुए आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पलक झपकते ही उसने मेरे सारे आभूषण नकली आभूषणों से बदल दिए और वहां से 9-2-11 हो गया और मेरे असली गहने अपने साथ ले गया। दरअसल वह आदमी मेरे आभूषणों के जैसे नकली आभूषण अपनी योजना के अनुसार साथ में ही लेकर आया था। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाता, वह वहां से छंपत हो चुका था। राजा ने कहा, आखिर नगर में ऐसा कौन सा ठग पैदा हो गया? तब राजा ने दूसरे साहूकार से पूछा, सेठ जी, आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? दूसरा सेठ कहने लगा, महाराज, मेरे साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी। महाराज, उस ठग ने सेठ जी के यहां से जितना भी सोना चांदी लूटा था, वह मेरे यहां पर बेचकर चला गया और साथ ही उसने आधे से ज्यादा गहने मुझे नकली बेच दिए। राजा ने कहा, सेठ जी, आप सोना खरीदते समय उस सोने की परख नहीं करते कि वह शुद्ध है या फिर मिलावटी। आखिर आपने कैसे नकली गहने उससे खरीद लिए? साहूकार बोला, महाराज, मैंने उसके गहनों की जांच की थी, लेकिन सभी गहनों की जांच मैं उस समय नहीं कर पाया था। इसी बात का फायदा उस ठग ने उठाया। राजा ने कहा, आप दोनों अपने अपने घर जाइए, मैं आप दोनों की सहायता जरूर करूंगा। मैं अभी अपने मंत्री से कहकर आपको शाही खजाने में से 101 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा देता हूं, जिससे कि आप अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी बात मेरे लिए यह है कि मैं जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़ूं। दोनों साहूकार राजा को प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहने लगा, मंत्री जी, आप जल्द से जल्द उस ठग का पता लगाइए कि आखिर इतना बड़ा ठग कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आप आज से ही उसकी खोज शुरू करवा दीजिए, वरना कल तक तो वह हमारे नगर में बहुत ही आतंक मचा देगा। मंत्री ने कहा, सबसे पहले मैं आपके आदेश का पालन करने में लग जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। मंत्री राजा की आज्ञा लेकर उसी समय ठग की खोज में निकल गया। मंत्री ने अपना भेष बदला और एक साधारण आदमी के कपड़े पहनकर वो नगर में घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा, जिसका नाम था मटकापुर। मंत्री गांव के लोगों से पूछताछ करने लगा। इसी दौरान उसे गांव का एक आदमी मिला। मंत्री ने उसके पास जाते ही उसे 2 सोने की अशर्फियां दे दी और फिर कहने लगा, भाई, आपको मालूम है कि मैंने आपको यह धन क्यों दिया है? वह आदमी बोला, जी जरूर, आपको मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए आपने यह धन मुझे दिया है। सच में तुम तो बहुत ही समझदार हो। असल बात तो ये है कि मुझे एक जानकारी चाहिए। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस इलाके का सबसे बड़ा ठग हो। बात यह है कि मैं यहाँ के राजा का मंत्री हूँ और हमारे राजा का आदेश है कि हमारे नगर में जो आदमी सबसे बड़ा ठग है, उसे महाठग का सम्मान दिया जाएगा। ऐसे चतुर और चालाक आदमी को महाराज अपना दरबारी बनाना चाहते हैं। वह आदमी बोला, अरे मंत्री जी, बस इतनी सी बात, आपको ठग की तलाश है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पूरे नगर में जो सबसे बड़ा ठग है, वह इसी गांव में रहता है। उसका नाम है जनेस। वह एक खानदानी ठग है। अभी फिलहाल ही वो शहर के 2 साहूकारों को लूट कर आया है। मंत्री समझ गया कि उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी। वो तुरंत उस ठग का पता पूछकर ठग के घर की तरफ चल दिया, लेकिन मन ही मन में उसने यह विचार किया
कि इस आदमी की तरह वो ठग तो इतना मूर्ख नहीं होगा। अगर मैंने उससे यही झूठ बोला तो वह तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगा। उसके साथ मुझे ठग विद्या का ही प्रयोग करना होगा। मुझे उसको दरबार तक ले जाने के लिए कोई नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। वह मन ही मन में कुछ योजना बनाते हुए ठग के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भाई, कोई घर पर है तो जरा बाहर आओ। ठग जनेश अपने दरवाजे पर आया। उसने कहा, बताइए आप कौन हैं और आपको किससे मिलना है? मुझे जनेश भाई से मिलना है, उनसे कुछ काम है। तुम्हारे सामने इस समय जनेश ही खड़ा है, कहो तुम्हें मुझसे क्या काम है? मंत्री जी बोले, जनेश भाई, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम फोगटमल है और मैं तुम्हारे पड़ोस के ही राज्य का निवासी हूँ। मैं एक महाशातिर ठग हूँ। मेरे राज्य से मुझे देश निकाला दे दिया गया है। मैं अभी इस राज्य में एक कमरा लेकर रह रहा हूँ। जनेश ने कहा, बात को गोल गोल मत घुमाओ, ये बताओ कि तुम मेरे यहाँ पर क्यों आए हो? अरे भाई जनेश, मैं तुम्हारे किस्से सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम बहुत ही शातिर ठग हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के डरपोक दास निकले। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर अपनी ठग विद्या से कोई नया कांड करेंगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। ये सुनकर जनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दरअसल मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा ठग हूँ। फिर मंत्री बोला, भाई जनेश्वर, तुम मेरी योजना को समझ लो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि यह रोज रोज का धंधा ही खत्म हो जाए। हम दोनों मिलकर एक ही बार में इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। जनेश के मन में अब लालच आ गया और वह बोला, अरे भाई जल्दी बताओ भला, ऐसी कौन सी तरकीब है? मंत्री ने कहा, उसके लिए हमें राज दरबार में चलना होगा। मैंने वहाँ पर सारा इंतजाम कर दिया है, बस हमें वहाँ पर जाना है और कुछ दिनों तक राजा के महल में नौकरी करनी है। मेरे ही गिरोह के 2-3 आदमी राजा के वहाँ पर पहले से ही मौजूद रहेंगे। कुछ दिन तक वहाँ पर नौकरी करने के बाद हम वहाँ का सारा माल लेकर चंपत हो जाएंगे। जनेश ने कहा, भैया तो देर किस बात की है, चलो हम लोग महल की तरफ चलते हैं। इसके बाद मंत्री जनेश को लेकर राजमहल में जा पहुंचा। जब वे दोनों राजा के सामने गए तो उसके पांव तले से जमीन तब खिसक गई जब उसने अपने साथी को एक मंत्री के रूप में बदलते हुए देखा। महल में पहुंचकर मंत्री ने कहा, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। यह इस नगर का सबसे बड़ा ठग जनेश है। इसके बाद मंत्री ने राजा से कहा, महाराज आप इस ठग को सजा सुनाइए। राजा ने सजा सुनाते हुए कहा कि इसी वक्त यह राज्य छोड़कर चला जाए, इसे देश निकाला दिया जाता है, इसका घर और संपत्ति जब्त कर ली जाए और यह अब सारी जिंदगी इस राज्य में कभी पांव न रखने पाए, वरना इसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर ठग जनेश घबरा गया और वह राज्य छोड़कर वहां से दूसरे राज्य जी की तरफ चला गया। उसके मन में राजा के लिए बहुत ही क्रोध आ रहा था, लेकिन वह राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। चलते चलते उसे एक संत का आश्रम मिला। उस आश्रम में कई साधु रहते थे। जनेश के मन में यह ख्याल आया कि मुझे राजा से बदला तो लेना है और उसके लिए मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। क्यों न मैं भी इस आश्रम में आसरा ले लूं और मैं भी एक साधु बन जाऊं। उसके बाद उस राजा से मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तब जनेश उसी आश्रम में रहने लगा। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। एक दिन हिम्मत जुटाकर वह राजा के महल की तरफ चल दिया। मन ही मन में उसके अंदर यह भय भी था कि कहीं राजा उसे पहचान ना ले, क्योंकि कई वर्षों पहले राजा उसे देश निकालने की सजा दे चुका था और अब वह एक बार फिर से राजमहल में पहुंचा। पर इस बार वो एक तेजस्वी संत लग रहा था। राजा ने जब देखा कि एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी राज दरबार में पधारे हैं, यह अवश्य ही मुझसे कोई याचना करने के लिए आए होंगे। चलो यह भी अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे भी किसी अच्छे विद्वान महात्मा की आवश्यकता थी जो कि राजकुमारी की जन्म कुंडली को देख सके और उसका भविष्य बता सके। ऐसा सुनहरा मौका बार बार तो आएगा नहीं। राजा ने साधु के वेश में आए हुए जनेश का स्वागत किया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आप तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए तेजस्वी संत लगते हैं, कृपया बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? जनेश ने कहा, महाराज, संत महात्माओं का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का अन्न जल ग्रहण करते हैं, वह राज्य हमारा हो जाता है। इस समय हम आपके महल में हैं, तो समझ लीजिए हम आपके राज्य के हैं। राजा उसकी बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला, सचमुच आप तो एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी राजकुमारी की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताइए। साधु बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ राजकुमारी का चेहरा देखकर ही उसका भविष्य बता सकता हूँ। आप अपनी राजकुमारी को बुलवाइए। राजा ने उसी समय एक दासी को भेजकर राजकुमारी को दरबार में आने का आदेश दिया। राजकुमारी तुरंत ही राजा के सामने पहुंच गई। राजा ने साधु से कहा, लीजिए महात्मा जी, हमारी राजकुमारी आ गई। अब आप इनका भविष्य देखकर बताइए। महात्मा बने हुए ठग ने राजकुमारी की सुंदरता को देखते ही उस पर मोहित हो गया।
वह राजकुमारी के चेहरे को देखता रहा और उसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, घोर अपशकुन, राजकुमारी का भविष्य तो बहुत ही बुरा है। यूं कहिए कि राजकुमारी आपके ऊपर मंडराती हुई एक विपत्ति है और यह विपत्ति 7 दिन के बाद ही आप पर आने वाली है। 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और उसके 7 दिन के बाद आपकी रानी मर जाएगी और ठीक उसके 7 दिन के बाद आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। अगर कोई बचेगा तो बस। यह कुलघातनी राजा बोला, महात्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी राजकुमारी भला ऐसी कैसे हो सकती है? साधु ने कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वह इसका भविष्य देखकर कहा है और आप तो जानते ही हैं कि संत का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। संत कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कोई फायदा या नुकसान तो होने वाला है नहीं। आप यह बताइए, क्या यह बात सच नहीं कि राजकुमारी के जन्म के बाद आपको पुत्र से वंचित रहना पड़ा? असल में आपको कई वर्षों पहले ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती, लेकिन इस राजकुमारी के दुर्भाग्य के कारण आपको आज तक पुत्र प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा और अब इसकी बुरी छाया के कारण आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। आप इसे एक पुत्री की नजर से देख रहे हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। राजा सुलोचन अंधविश्वासी तो था ही, उसे लगा कि महात्मा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वह भयभीत हो गया और जब उसने भय की दृष्टि से अपनी बेटी को देखा तो उसे राजकुमारी के रूप में अपनी मौत नजर आने लगी। उसे लगा कि राजकुमारी सच में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जबकि राजकुमारी अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसने ठग की नजर को भांप लिया था। वह समझ चुकी थी कि यह आदमी कोई महात्मा नहीं है, ये जरूर कोई ढोंगी है और इसकी मुझ पर बुरी नजर है। किसी भी तरह से छल करके यह मुझे पाना चाहता है। वह राजा से कहने लगी, पिताजी, यह आदमी कोई साधु महात्मा नहीं है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न कीजिए। आप चाहें तो मेरा भविष्य किसी और महात्मा जी से दिख सकते हैं। राजा ने कहा, राजकुमारी, यह महात्मा जी झूठ नहीं बोलते, बल्कि यह तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उसके बाद राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपके पास अब बस एक ही रास्ता है और वह यह है कि राजकुमारी की हत्या कर दी जाए। परंतु यदि आपने अपनी पुत्री की हत्या की तो आपको पुत्री हत्या का पाप लगेगा और इसके लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। महाराज, आप एक बड़े से लकड़ी के संदूक में राजकुमारी को बंद करके नदी में बहा दीजिए। यह बहते हुए किसी दूसरे राज्य में चली जाएगी। वहां पर वह संदूक जिसके भी हाथ लगेगा और संदूक में से राजकुमारी को बाहर निकालेगा तो यह मुसीबत उसके सिर चली जाएगी। मेरी मानिए तो यह शुभ कार्य आप आज ही कर डालिए। अब आपको तो पता है कि मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर महात्मा बना हुआ वह ठग वहां से चला गया। अब वह अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि राजा कुछ ही देर में राजकुमारी को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। वह सोचने लगा, मुझे अब नदी के किनारे किनारे 4-5 मील दूर जाकर बैठना चाहिए। जब वह बहता हुआ संदूक मेरे पास आएगा तो मैं उसे निकाल लूंगा और फिर उसे उठाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह से राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाते हुए वह ठग आगे चलने लगा। इधर राजकुमारी राजा से अपनी जान बख्श देने की दुहाई दे रही थी, परंतु राजा और रानी ने राजकुमारी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी जान बचाने के लिए राजकुमारी को एक बड़े से संदूक में बंद करवा के नगर के पास ही एक नदी में बहा दिया। राजा ने अपने एक जासूस को भी उस बक्से के पीछे लगा दिया कि जाकर देखो कि इस संदूक को कौन पाएगा और यह मुसीबत हमारे राज्य में रह जाएगी या फिर किसी दूसरे राज्य में। इधर वह संदूक नदी में बहता हुआ आगे आगे जा रहा था। वो गुप्तचर भी छिपते छिपाते उस संदूक का पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करके लौट रहा था। प्यासा होने के कारण वह जल पीने के लिए नदी में उतर गया। अचानक उसकी नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक को बाहर निकाल कर लाया जाए। संदूक खोलने पर राजा चौंक गया। उसके अंदर तो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वह भी बिल्कुल ठीक ठाक। राजा सोचने लगा, शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इसे बहाया होगा। राजा ने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें किस अपराध के दंड के कारण इस संदूक में बंद करके बहा दिया गया है। राजकुमारी बोली, राजा, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? हाँ, मैं आपको इतनी बात बता सकती हूँ कि मैं कोई कलंकिनी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया जिसके लिए मुझे सजा दी जा सके, लेकिन मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं एक अंधविश्वासी माता पिता के घर में पैदा हुई। मेरे माता पिता को एक ढोंगी साधु ने यह कह दिया था कि मैं उनके लिए विपत्ति हूँ। बस मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे मुझे इस संदूक में बंद करवा दिया। यह तो अच्छा हुआ कि यह संदूक आपके हाथ लग गया, वरना वह साधु भी इसी नदी के किनारे पर कहीं आसपास ही इस संदूक का इंतजार कर रहा होगा। राजा ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है, परंतु तुम निराश मत होना।
नियति ने तुम्हें मेरी रानी बनाने के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब मुझे इस तरह से नदी के किनारे पर कोई लड़की मिलेगी तो वही मेरी पत्नी बनेगी और वह मेरे राज्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली होगी। राजकुमारी बोली, हे राजन, क्योंकि मुझे इस संदूक से बाहर निकालकर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मेरा तो रोम रोम अब आपका हो चुका है। अगर आप मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भला कौन दूसरी होगी। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, परंतु इससे पहले मैं यह चाहती हूँ कि उस ढोंगी साधु को भी दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ राजकुमारी, उस ढोंगी साधु को भी दंड अवश्य मिलेगा। मैंने जंगल में शिकार करते हुए एक शेर को पकड़ा है जिसे पिंजरे में बंद रखा गया है। अब उसे पिंजरे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो संदूक की जरूरत है। राजा ने उस शेर को बड़े संदूक में बंद कर दिया और फिर पानी में बहा दिया। राजा राजकुमारी को साथ लेकर अपने नगर को चला गया। इधर वो संदूक बहता हुआ आगे जाने लगा और बहते बहते जब वह साधु बने हुए ठग के पास पहुंचा तो ठग ने संदूक को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर उसने साधु की नकली दाढ़ी, मूछ, भगवा वस्त्र सब कुछ नदी में बहा दिया। अब वह एक साधारण मनुष्य की भांति दिख रहा था। उसने संदूक को किसी तरह से उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने संदूक को एक कमरे में बंद किया। दूसरी तरफ वह जासूस अभी तक उसका पीछा कर रहा था। वह कमरे के अंदर तो नहीं जा सकता था, लेकिन अंजाम तो वह जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। इधर जब जनेश ने जल्दी से संदूक का ताला खोला तो वो शेर, जो कि काफी समय से गुस्से में संदूक के अंदर बैठा हुआ था, जैसे ही वह संदूक से बाहर आया तो वह ठग पर टूट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। थोड़ी ही देर के बाद शेर ने जनेश को मार दिया और फिर जंगल को चला गया। जब वह जासूस अगले दिन राजा के पास पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से देखा हुआ सारा हाल राजा को कह सुनाया कि महाराज, वह जो महात्मा जी आपके पास आए थे वह कोई महात्मा नहीं, बल्कि एक ढोंगी साधु था जो कि राजकुमारी को पाना चाहता था, और उस ढोंगी की बात मानकर आपने राजकुमारी को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। इसके बाद उस जासूस ने सारी बातें विस्तार से महाराज को बता दी। सारी सच्चाई जानकर राजा को अपने आप पर बहुत ही क्रोध आ रहा था, साथ ही साथ वह अपने कर्मों पर शर्मिंदा भी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।